हाय ऑल। तो आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दैट इज़ फॉर इंग्लिश। ठीक है, ये भी एम सेट का ही पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने लैंग्वेज 2 ली थी। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लैंग्वेज 2 ओनली। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है पैसेज। आपको ये पैसेज दिया गया है, इसको आपको रीड करना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको आंसर्स करना है। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक पूछे हैं? 121 से 128 तक। अब ये पैसेज आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत लंबा पैसेज है, मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, आपको ये सारे सेंटेंसेस को रीड करना है, करेक्ट आंसर बताना है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स अफोर्ड हेल्दी फूड, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो होता है इंडियन हाउस होल्ड्स का वो हेल्दी फूड को अफोर्ड करते हैं। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, गलत है हम बाद में देखेंगे। हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, थर्ड है फूड इनसिक्योरिटी इज एन ओकेजनल फिनोमिनन इन इंडिया। जो फूड इनसिक्योरिटी होती है दैट इज एन ओकेजनल फिनोमिना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कि इसमें ए और सी जो है वो तो इनकरेक्ट है, लेकिन जो बी है वो इसमें टोटली करेक्ट है। बी क्या है? हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन जो होते हैं वो लिमिटेड इम्पैक्ट रखते हैं फूड इन्फ्लेशन पर। फूड इन्फ्लेशन मीन्स खाने की कमी जो होती है वो जो लोग खुद खेती करते हैं या खुद का अनाज पैदा करते हैं वो लोग सबसे कम इम्पैक्ट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आप जब ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझते होंगे, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, दैट्स ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें है इस सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स प्रोड्यूस फूड फॉर दियर ओन कंजम्पशन। ठीक है, इसमें बताना है जो सिग्निफिकेंट है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और जो ओन है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जो ओन होता है वो प्रोनाउन होता है, दैट मीन्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, कि अपने कंजम्पशन के लिए फूड को प्रोड्यूस करना। एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स, ये क्या है आपका? नाउन। नाउन कौन सा होता है? अगर आप हिंदी में जाएं तो जो गणित वाला नाउन होता है दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर जो होता है दैट इज ऑल्सो नाउन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। ये आपको वर्ड जो है वो कंप्लीट करने हैं। लोकल, ग्लोबल, इरेटिक, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डिस्प्यूटेबल। ठीक है, लोकल का अपोजिट क्या होता है? ग्लोबल। तो इरेटिक का क्या होगा? डिस्प्यूटेबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। इन्होंने पूछा है ऐसे फार्मर्स जो खुद का फूड को प्रोड्यूस करते हैं, खुद खेती करते हैं, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा रहता है। ठीक है, इसमें है चिल्ड्रन और मेल नूरिश्ड, नहीं, वो कुपोषित नहीं होते हैं। बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक, नहीं। विमेन विद हायर बॉडी मास इंडेक्स एंड स्टंटेड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कि जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ कैसी होती है? अच्छी होती है। बाय विच वर्ड कैन द अंडरलाइन वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें सेंटेंस दिया हुआ है दीज ट्रेंड्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिमोट एरियाज। ठीक है, ये जो ट्रेंड्स हैं वो रिमोट एरियाज जो होते हैं, जो थोड़े वैसे एरियाज होते हैं जिनमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, वहाँ ज़्यादा प्रोनाउंस होती है। ठीक है, तो आपको इस वर्ड को रिप्लेस करना है इनमें से किसी एक वर्ड से। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इग्नोर्ड। ठीक है, दीज ट्रेंड्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिमोट एरियाज। ठीक है, इसको आपको रिप्लेस करना था अंडरलाइन वर्ड को, तो वो इग्नोर से रिप्लेस हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 126। एज मेंशन इन पैरा 1 व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। जो पैरा 1 दिया हुआ है आपके पैसेज का, उसमें जो इवेंट्स की सीरीज है वो क्लाइमेट चेंज से ट्रिगर होती है, तो वो सीरीज आपको बतानी है। पहला है इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ फूड आइटम्स, सेकंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड रिड्यूस्ड फूड कंजम्पशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। क्यों? सबसे पहले क्या होगा? वेदर कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो वही हिट करेगा,
फिर होगा इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ फूड आइटम्स। मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सारी क्रॉप्स क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो क्या होगा, फूड आइटम की प्राइस बढ़ने लगेगी, ठीक है। और जैसे जैसे फूड आइटम्स की प्राइस बढ़ने लगेगी तो फूड कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। मान लीजिए अब अरहर की दाल आपको 1000 रुपये किलो मिले तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। फोर्थ होगा डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है बॉडी के अंदर उस पर क्या होगा, फर्क पड़ने लगेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। सम हाउस होल्ड्स हैव रिमेन आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग। इसने पूछा है कि कुछ जो लोग होते हैं वो फूड इनसिक्योरिटी के क्राइसिस से बचे रहते हैं, क्यों? हाई फूड प्राइसेस, क्लाइमेट चेंज कंडीशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड होम प्रोडक्शन सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हाई फूड प्राइसेस, ठीक है। मैं वापस समझा देती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं वो फूड क्राइसिस से अपने आप को बाहर रखते हैं, किस चीज़ को अडॉप्ट करने से, हाई फूड प्राइसेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। इसने पूछा है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये चीज़ें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, जो लोग खुद खेती करते हैं उसके रिस्पेक्ट में। न्यूट्रिशनल इनटेक वॉज बेटर, फूड कंजम्पशन इन सच हाउस होल्ड्स वॉज हायर, विमन एंजॉय नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेलनोरिश्ड चिल्ड्रन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्यों इनकरेक्ट पूछा था? न्यूट्रिशनल इनटेक वॉज वाटर बेटर, ये तो रहेगा। फूड कंजम्पशन इन सच हाउस होल्ड्स वॉज हायर, विमन एंजॉय नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ मालनोरिश्ड चिल्ड्रन। ये जो होता है वो कुपोषित बच्चे के नंबर में इंक्रीजमेंट, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये आपको एक और पैराग्राफ दिया गया है, इसको भी आपको वापस से रीड करना है और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। ये 2 फ्रेंड्स के बारे में बताया हुआ है और उनकी फ्रेंडशिप। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 129 से देखेंगे। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अनटचेबल इज ए फ्रेंच कॉमेडी मूवी। द थीम रिवॉल्व्स अराउंड 2 फ्रेंड्स, फिलिप एंड अब्दुल, हु हैव सिमिलर टेस्ट्स। मूवी वॉज ए ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्जीरिया, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। वो जब आप पैसेज पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो अनटचेबल है वो एक फ्रेंच कॉमेडी मूवी नहीं है, फ्रेंच कॉमेडी मूवी है, ठीक है। और जो थीम है वो 2 फ्रेंड्स के अराउंड घूमती है, फिलिप एंड अब्दुल, जिनका सिमिलर टेस्ट है। द मूवी हैज़ ए ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्जीरिया, ये जो है वो आपका गलत है। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। इसमें भी बताना है लग्जरी, ऑपुलेंस, सेंसेशन, डिजास्टर होगा, केयरलेस होगा, फीलिंग होगी, सस्पिशियन होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर फीलिंग, ठीक है। जो सेंसेशन होता है इट्स ऑलमोस्ट सिनोनिम ऑफ फीलिंग। जो केयरलेस होता है, केयरलेसनेस, ये होता है जो निर्दयीपन होता है उसको हम बोलते हैं केयरलेसनेस, ठीक है। डिजास्टर होता है जब कुछ बहुत ज़्यादा जब कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। 131 है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट बाउंड द 2 वेरी डिफरेंट मैन टुगेदर फॉर ईयर्स। मतलब बहुत सालों तक 2 अलग अलग जो लोग होते हैं, 2 अलग अलग आदमी जो होते हैं उनको बांधे क्या रखता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा देयर लव फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, वार्म फ्रेंडशिप, लव फॉर म्यूजिक, देयर इमिग्रेशन स्टेटस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि उनका जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है उसके लिए जो प्यार है वही इन दोनों को करेक्ट करके रखता है। वार्म फ्रेंडशिप इनको करेक्ट करके रखती है। जो म्यूजिक है उसके लिए प्यार उनको बांधता है, या फिर उनका इमिग्रेशन स्टेटस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। जो वार्म फ्रेंडशिप होती है वही किसी को सालों तक बांधे रखती है। आपके भी कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो 10-10 साल तक फ्रेंड होंगे, तो वो किसकी वजह से है कि एक प्योर फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। वाई डिड फिलिप नीड अ नर्स to wipe out Abdul's criminal past, to help him with day-to-day practical things of life, to listen to classical music together, to resolve Abdul's immigration status। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो अब्दुल है उसका जो क्रिमिनल पास्ट है उसको वाइप आउट करने के लिए जो फिलिप है उसको नर्स की ज़रूरत थी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस
अब्दुल फ्रांस माइग्रेट क्यों हुआ था? मूवी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, अल्जीरियन पुलिस से भागने के लिए, पॉप म्यूजिक सुनने के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जो अल्जीरियन पुलिस थी उससे भागने के लिए ही अब्दुल जो है वो फ्रांस मूव हुआ था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल्स पर्सनैलिटी इज नॉट ट्रू? ही हैड ए क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड, ही वॉज क्विक विटेड एंड सपोर्टिव, ही शेयर्ड ए क्लोज रेपो विद हिज एम्प्लॉय, ही प्रिफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें नोट पूछा है, सच कौन सा नहीं है अब्दुल की पर्सनैलिटी के बारे में। उसका एक क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड था, सही है। वो क्लोज रेपो शेयर करता था एम्प्लॉयज़ के साथ, सही है। वो क्लासिकल म्यूजिक सुनता था, सही है। लेकिन वो क्विक विटेड और सपोर्टिव था, ये बात गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच of the underlined words. However, their working relationship quickly developed into a close friendship. ठीक है, जो वर्किंग है उसमें बताना है और जो क्विकली है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच को डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज वर्ब एंड एडवर्ब। एक चीज़ याद रखिएगा, जिन वर्ड्स में मैक्सिममली ly लास्ट में लग जाता है, मैक्सिमम नॉट फॉर 100%, वो मैक्सिममली क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो क्विकली क्या होगा, एडवर्ब होगा, और वर्किंग जो है वो क्या होगी आपकी, वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फुल लैंग्वेज लर्निंग? इसने पूछा है कौन सा मेथड है जो ओरल ड्रिलिंग को प्रमोट करता है, ठीक है, और जो फॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं लैंग्वेज की, भाषा अधिगम के लिए, वो कौन सा मेथड है? ऑडियो लिंग्विज्म, CLT, GTL, GTM एंड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो ऑडियो लिंग्वल मेथड होता है इसे हम ओरल मेथड भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड योर ओरल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ओरल ड्रिलिंग होती है मैक्सिममली इसमें स्पीकिंग पे फोकस होता है, यानी कि जितना अच्छा आप बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड योर ऑडियो लिंग्वल मेथड। इसमें सुना जाता है और बोला जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। इलेम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th एंड ही इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस। वो 4 भाषाएं बोलता है, कन्नड़, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। ही यूजेज ऑल द 4 लैंग्वेजेस फ्रीली, वो फ्रीली यूज़ करता है। व्हेन ही स्पीक्स टू हिज पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स से बात करता है तो चारों लैंग्वेज बहुत अच्छे से यूज़ करता है। लेकिन जब वो स्कूल में आता है वो सिर्फ हिंदी, कन्नड़ और इंग्लिश यूज़ करता है, वो मराठी यूज़ नहीं करता। दीज आर द लैंग्वेजेस नोन टू हिज फ्रेंड्स एंड टीचर, क्योंकि ये 3 लैंग्वेज सिर्फ उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स जानते हैं। तो व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज? ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी, कोड मैशिंग, कोड मूविंग एंड इंटर लैंग्वेज। सो द करेक्ट आंसर फॉर 137 इज 1। जब बच्चा बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है और आपस में उनको स्विच कर देता है दैट इज कॉल्ड योर ट्रांस लैंग्वेज एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लैंग्वेज लर्निंग? भाषा अधिगम जो है उसके लिए क्या सही है? नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। कभी भी सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग में जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है यानी कि जो मदर टंग होती है वो इंटरफेयर करती है? नहीं। नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज हैज नथिंग टू डू इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, कुछ भी रोल प्ले नहीं करती। नॉलेज ऑफ द नेटिव या फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। एंड द लास्ट इज फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकेंड लैंग्वेज आर कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। पहली बात तो जो आपकी मदर टंग होती है या फिर जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हमेशा आपको आपकी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में मदद करती है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी नेगेटिव ऑप्शंस होंगे वो सारे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमेशा मदर टंग सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। A teacher of class 6 bought items like spoon, plate, utensils, boxes, pen to her classroom to teach vocabulary. एक टीचर है क्लास 6 की, वो चम्मच, प्लेट, बर्तन, बॉक्स, पेन ये सब क्लास में लेके आई बच्चों को वोकेबलरी पढ़ाने के लिए। ठीक है, फ्रॉम देयर राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन किचन। व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स नोन एज इन लैंग्वेज टीचिंग? तो जो भाषा अधिगम है उसमें इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? टीचिंग मटेरियल्स, रियलिया, कुकिंग आइटम्स एंड रियल लाइफ टास्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर
टू। ये जितनी भी चीज़ें आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, दैट इज़ ऑल रियलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। डिक्लेरेटिव नॉलेज जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। knowing to pronounce word in a language, knowing about the grammatical item, knowing how to identify an error in grammatical item, knowing how to do the grammatical item। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है उसमें ग्रामेटिकल आइटम जो होते हैं उसकी नॉलेज के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। एरर नहीं मालूम की जाती है, सिर्फ जो ग्रामेटिकल आइटम्स हैं उनकी नॉलेज को मालूम किया जाता है। Next question is question number 141. Here is a situation where students were exposed to the opposite perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learners? इसमें बोला है कि यहाँ एक सिचुएशन है जहाँ पर स्टूडेंट्स को जो सब्जेक्ट से अपोजिट पर्सपेक्टिव है, उसी सब्जेक्ट का कुछ अपोजिट पर्सपेक्टिव है, वो कंसीडर करने के लिए उनको अलाउ किया जाता है, जिससे कि वो आगे उस चीज़ को समझ सके। ये जो प्रोसेस है वो किस चीज़ को लर्नर्स पे प्रमोट करती है, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको कोई सिचुएशन देती हूँ, ठीक है। अब मैं उस सिचुएशन को आप लोगों को एक अपोजिट पर्सपेक्टिव आप लोगों को दिखाती हूँ उस सिचुएशन का, तो मैं कौन सा मेथड जो है वो आप लोगों के दिमाग में कर रही हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस, प्रोसेस बेस्ड पेडागोजी, क्रिटिकल लिटरेसी डेवलपमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट्स योर क्रिटिकल लिटरेसी। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, अपोजिट टीचर क्या कर रही है, अपोजिट पर्सपेक्टिव जो है वो बच्चों को दे रही है, ठीक है, जिससे बच्चे उस चीज़ को खुद ही एनालाइज करके क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड योर क्रिटिकल लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग। जब बच्चा बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है दैट इज कॉल्ड योर ट्रांस लैंग्वेजिंग, और आप उसमें आपस में डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते हो। इट रेफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मूव करना, टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज में। इट रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेजेस चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ अ पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज एज रिसोर्सेज इन क्लासरूम। It is language in education policy on how many languages are to be taught in school. So the correct answer for this question is option number 3. ये एक पेडागोजिकल प्रोसेस होती है, जो ट्रांस लैंग्वेजिंग होती है ये एक पेडागोजिकल प्रोसेस होती है जहाँ पर आप एक से ज़्यादा जो लैंग्वेज होती है उसको यूज़ करते हैं, और ये सारी लैंग्वेज एक रिसोर्स होती है कहाँ पर, एक क्लासरूम में। लेट सपोज आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, पंजाबी आती है, तमिल, तेलुगु, तो ये सारे क्या है, एक रिसोर्स है जो आप एक क्लासरूम में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन लैंग्वेज। आपको पूछा है कि किसी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छा अगर आपको लिखना हो तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्यों, मान लीजिए आपको कोई भी एक ड्राफ्ट तैयार करना है, या फिर मान लीजिए आपको कोई भी एक पैसेज लिखना है। इस पैसेज को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या होगा, आप अपने दिमाग में सोचोगे, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी कि हम कैसे क्या बना सकते हैं, क्या टॉपिक रहेगा, दैट्स कॉल्ड योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पेपर पे पॉइंट्स लिखेंगे कि हम कोई भी अगर ऐसे लिख रहे हैं या कोई भी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो हमारे कौन कौन से की पॉइंट्स रहेंगे। फिर आप करते हैं एक आउटलाइन बनाते हैं, पहले एक रफली वो बनाते हैं कि भाई हमको ये चीज़ ऐसे करनी है। फिर आप एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, उसमें फाइनल आप एडिटिंग करते हैं और फिर उसको आप फाइनलाइज कर देते हैं। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। Learners in a class of social science try to capture the main ideas of the classroom lecture and make point of the lecture. What is this skill known as? इन्होंने बोला है कि जो लर्नर्स होते हैं वो सोशल साइंस की क्लास में मेन आइडियाज़ को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ठीक है, क्लासरूम लेक्चर में कर रहे हैं, और एक पॉइंट बनाते हैं लेक्चर का, जो की पॉइंट्स होते हैं उनको वो लिख रहे हैं। तो इस स्किल को क्या बोला जाता है, स्टडी स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड कॉग्निटिव स्किल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये पढ़ने की स्किल होती है, यानी कि पढ़ने की कला होती है कि कोई भी बच्चा जो होता है, अब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये क्लास है इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, हर कोई तो कीवर्ड्स नहीं लिख रहा ना, हर कोई तो की पॉइंट्स नहीं लिख रहा, लेकिन ये लिख रहा है और ये लिख रहा है, तो ये क्या होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145।
हेयर इज अ क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू। नीचे क्वेश्चन दिया है, उसको आपको पढ़ना है और पता लगाना है कि क्वेश्चन की टाइपोलॉजी क्या है। हैविंग रीड द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल यू फील मूव्ड बाय हर सफरिंग एंड करेज टू फेस द ट्रबल। आपने किसी छोटे बच्चे की स्टोरी पढ़ी, ठीक है, आपको उसकी जो पेन है और उसका जो करेज है उसके बारे में पता चला, ठीक है, आपने उस चीज़ को फील किया। यू वुड राइट अ लेटर टू लिटिल गर्ल अप्रिशिएटिंग हर। अब आप क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे उस बच्ची को अप्रिशिएट करने के लिए। राइट द लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स, 120 शब्दों में उस लेटर को आपको लिखना है। ये क्या होता है, एक्सप्रेसिव कोटेशंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रापोलेटिव एंड डिस्कर्सिव। जो एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस होते हैं ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन को लेते हो, ठीक है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन नहीं होती है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में आप सोच करके अपने वर्ड्स को फ्रेम करके किसी चीज़ को लिखते हो। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई रिपीट कि जो एक्स्ट्रापोलेटिव होता है वो आपका बियॉन्ड द लिमिट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप चीज़ें सोचते हो फिर उनको अपने वर्ड्स में फ्रेम करते हो। इसमें आपको कोई रियल लाइफ सिचुएशन जो है उसको आपको हाइपोथेटिकली सोचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। अ टीचर इन क्लास 8th रीड आउट ए टेक्स्ट ऑफ 5 sentences इन इंग्लिश ट्वाइस। मतलब क्लास 8th का कोई टीचर है जो 5 सेंटेंसेस को 2 बार इंग्लिश में पढ़ता है एंड आस्क्ड हर लर्नर्स, और अपने बच्चों को बोलता है टू लिसन टू द टेक्स्ट केयरफुली, उस टेक्स्ट को केयरफुली सुनने के लिए। देन शी आस्क्ड देम टू वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 4। बाद में वो 4-4 का ग्रुप बनाता है और उन 4 के ग्रुप में काम करने के लिए बोलता है टू रिक्रिएट टेक्स्ट नियरर टू द वन रीड आउट। जो भी उन्होंने रीड आउट किया था, जो भी टेक्स्ट उन्होंने रीड आउट किया था उसको एज इट इज़ कॉपी ना करके अपने वर्ड्स में फ्रेम करने के लिए वो टीचर उन 4-4 बच्चों के ग्रुप को बोलती है। मान लीजिए 4 बच्चों के ग्रुप है, ये ए ग्रुप, ये बी ग्रुप, ये सी ग्रुप और ये डी ग्रुप। यहाँ 4 बच्चे हैं और यहाँ 4 बच्चे हैं, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 हैं। तो ये टीचर है कोई जिसने नरेट किया, ठीक है, कुछ भी बोला, ये बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल एज इट इज़ ना करके उससे डिफरेंट जो है उस पर काम करेंगे। सो व्हाट इज़ दिस एक्टिविटी नोन एज, राइटिंग टास्क, पैराग्राफ डिक्टेशन, कलेक्टिव डिक्टेशन, लिसनिंग टास्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज राइटिंग टास्क। जब आप लिखते हैं वो क्या बोल रही है, उनको लिखने के लिए बोल रही है, ध्यान से उनको सुनने के लिए बोल रही है और उनको बोला जा रहा है कि आपको ये चीज़ अपने वर्ड्स में फ्रेम करके बोलनी है, ठीक है। So this is called your writing task. Next question है क्वेश्चन नंबर 147. This refers to the proficiency in academic language or language needed for various content areas. ठीक है, ये रेफर होता है प्रोफिशिएंसी से अकेडमिक लैंग्वेज में और लैंग्वेज जो बहुत सारे कंटेंट एरियाज के लिए ज़रूरी होती है। इंटर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कॉग्निटिव अकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जहाँ अकेडमिक लैंग्वेज आ जाएगा ना, ये ध्यान रखिए, अकेडमिक लैंग्वेज, सो इट्स कैल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि NEP 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। इन्होंने बोला है कि जो NEP पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें लैंग्वेज एजुकेशन को लेके कौन सा सही नहीं है। स्टडी ऑफ ए क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, स्टडी ऑफ मदर टंग या होम लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। स्टडी ऑफ ए क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है, परंपरागत भाषा होती है, अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। पहली लैंग्वेज क्या होती है, मदर टंग, बिल्कुल सही बात है। दूसरी लैंग्वेज क्या होगी, जो भी आपकी कंट्री में बोली जा रही है। थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। All children begin their schooling in the medium of English या home language and move on to add at least 2 more languages by the time they complete their high school.
कोई भी बच्चा अपनी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में या होम लैंग्वेज में स्टार्ट करता है और वो बाद में 2 लैंग्वेज पर जंप करता है जैसे ही वो अपना हाई स्कूल ख़त्म करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। पहली बात तो कोई भी बच्चा स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट नहीं करता है। ऑल चिल्ड्रन बिगिन दियर स्कूलिंग इन दियर स्टेट लैंग्वेज, नहीं। ऑल चिल्ड्रन बिगिन दियर स्कूलिंग इन दियर ऑफिशियल लैंग्वेज, नहीं। ऑल चिल्ड्रन बिगिन दियर स्कूलिंग इन मदर टंग, बिल्कुल सही बात है। हर बच्चा अपनी एजुकेशन की शुरुआत हमेशा मदर टंग में करता है और बाद में वो 2 और लैंग्वेज जो होती हैं उन पे जाता है, जो त्रिभाषा फॉर्मूला था, ठीक है, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, और उसके बाद वो अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर। जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो लर्नर को किसके लिए इनेबल बनाते हैं? अटेन द ग्रामेटिकल नॉलेज इन मीजरेबल टर्म्स, अटेन द कॉम्पिटेंसीज इन मीजरेबल टर्म्स, अटेन मिनिमल लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑफ ऑल स्किल्स, अटेन लैंग्वेज कंपोनेंट्स इन मीजरेबल टर्म्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं मीजरेबल टर्म्स में उसको अटेन करने के लिए ही लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो लर्नर को कैपेबल बनाते हैं। ठीक है, एंड आई जस्ट होप आई जस्ट क्लियर ऑल द क्वेश्चंस टू यू। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।